Hi everyone, welcome to Study IS. Very good evening to all of you guys. आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं बजट के बारे में। क्या मतलब क्या है इसका? Whatever you earn and whatever you spend, वो उसकी एक जो स्टेटमेंट होती है ना, दैट इज अ बजट। आज ही हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 फरवरी 22 को इस साल अपनी सरकार का बजट पेश होने वाला है। तो आने से पहले कुछ हाइलाइट देख लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं कि क्या कीवर्ड्स होते हैं और एग्जैक्टली क्या है बजट के बारे में। तो हम लोग चलो इस पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। आप लोग ये प्लान करते हो दैट आई हैव, मेरे पास आज बहुत सारी इनकम है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। मैं इतना पैसा अपने ईटिंग में खर्च कर रहा हूँ, इतना सब कुछ में खर्च कर रहा हूँ, इन फ्यूचर मैं कार खरीदूंगा। ये जो प्लानिंग है ना आपकी इनकम की और जो आपकी एक्सपेंडिचर की जो प्लानिंग है, उसी प्लानिंग को आप लोग बजट का नाम दे रहे हो। इट्स वेरी सिंपल, दैट्स अ सिंपल प्लानिंग ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल बी नॉन एज अ बजट। ठीक है। तो हम और भी थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अगर आप लोग एक नेशन के बारे में बात करते हो या आप अपनी जस्ट अपनी अपनी लाइफ के बारे में बात करो, इफ यू सपोज अगर आप लोग 100 रुपए अर्न कर रहे हो, आप उसमें से सेव कर रहे हो 50 रुपीज फॉर योर होम। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि 50 रुपए आपने अपने घर के लिए सेव करके रख दिया, घर खर्च के लिए दे दिया। 30 रुपए आपने अपनी फ्लाइट्स और अपनी ट्रेवलिंग के लिए, और 20 रुपए और भी किसी दूसरे एक्सपेंडिचर के लिए आप लोगों ने दे दिए। ये जो एक प्लानिंग आप कर रहे हो ना, दैट इज योर बजट। सिंपल वर्ड में आप लोग इसको बजट बोलते हो। दैट इज अ स्पेंडिंग प्लान बेस्ड ऑन योर इनकम एंड योर एक्सपेंसेस। वो एक स्टेटमेंट आपकी बजट होती है। इज दैट क्लियर? अब बात आती है कि क्या आप इसे हर महीने बनाते हो। अगर आपकी बात करें तो हम लोग हर महीने बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर हम लोग नेशन की बात करते हैं, सो नेशन में इसे हर साल बनाया जाता है, एवरी ईयर। अब बात ये आती है कि हर साल बनाना, दैट एवरी ईयर हम लोग बना रहे हैं, ये कहीं लिखा हुआ है कि हम लोग हर साल बनाएं? यस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि वी हैव टू मेक एवरी ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर से समझते हो ना, मतलब कि अप्रैल से लेके मार्च तक का जो चलने वाला समय है, उस दौर के लिए आपको एक स्टेटमेंट बनानी होगी, जो कि स्टेटमेंट आपकी इनकम और आपके लॉसेस की रहेगी, लॉस यानी कि एक्सपेंडिचर की रहेगी। एंड उसके लिए एक शब्द बोला गया है, एक वर्ड बोला गया है, दैट इज अ क्या शब्द बोला गया है भाई बताइए? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एनुअल यानी कि पूरे साल भर की फाइनेंशियल, आपकी पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट बना के दो कि कितना आपने अर्न किया, वट एवर यू रिसीव फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, एंड वट यू स्पेंड टू द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। वो एक स्टेटमेंट आपको एनुअली बना के देनी है। ये बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी गई है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था ना 1949 में, जब बन के रेडी हुआ था, तब हमने कुछ लॉज उसी टाइम पे गेट बैक कर लिए थे, मतलब उसी टाइम पे हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिए थे। इसके बाद 26 जनवरी 1950 में जब हमने अपने संविधान को लागू किया, उसमें कुछ और लॉज लेकर आए गए, बट अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने 1949 में ही चीजें शामिल कर ली थी। इज दैट क्लियर? तो इससे बात हमें क्या क्या क्लियर हुई कि भाई हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें एक शब्द नहीं लिखा हुआ, दैट इज अ बजट। हम लोग बार बार बातें करते रहते हैं अबाउट द बजट, बट द वर्ड इज नॉट मेंशन देयर। क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कमेंट में आप लोग मुझे बताओ कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने संविधान के अंदर लिखी गई है। नाउ हम लोग बजट को कुछ दो हिस्सों में बांटते हैं। अब आप अपनी जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी अर्निंग है, आप भी तो उसको दो हिस्सों में बांटते हो ना। आप उसे मंथली देखते हो कि भाई हर महीने मेरा कितना इनकम हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है। और आप एक लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी सेविंग्स भी रखते हो। जैसे कि अगर हम लोग एक घर की बात करें,
तो आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, आपने कोई कार खरीद ली, या फिर आपने किसी जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये क्या है? क्या आप लोग हर महीने कोई इन्वेस्टमेंट करोगे? श्योर हो? नहीं ना। सेविंग करोगे, प्लॉट खरीदोगे, श्योर हो? डेफिनेटली नो। सो आप इसे वंस इन वाइल करोगे। वंस इन वाइल मतलब कभी कभार, है ना? आप इसे साल भर में करोगे, राइट? सो वो चीज हम लोग शामिल करते हैं कैपिटल बजट में। बट वेयर वी इंक्लूड दैट इज इन कैपिटल बजट। और जो आपको हर महीने खर्चा करना है, जैसे कि कोई भी खर्चा ले सकते हो, आप अपने घर के राशन लेकर आ रहे हो, या मिल्क एक्सपेंसेस दे रहे हो, या कोई भी खर्चा आप देते हो, वो क्या है? आपका रेवेन्यू बजट। ठीक है? आपकी जो अर्निंग आ रही है, अगर आप लोग मंथली रिसीव कर रहे हो तो वो रेवेन्यू रिसीव, और अगर आप लोग कैपिटल, आपने कोई भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने सेल आउट कर दिया, आपने अपनी कार बेच दी, तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। ठीक है? अब आप लोगों के लिए एक सवाल, आई थिंक ये चीज समझे होंगे जरूर। सपोज एक बहुत ही टिपिकल से एग्जाम्पल है, आप लोगों ने बुक्स में भी पढ़ा होगा। सपोज आपके पास एक स्कूटर है, ठीक है? आपने इसे 2018 में सेल कर दिया, और सेल होने के बाद सपोज आपको 20,000 मिले, ठीक है? तो आप इसे रेवेन्यू रिसिप्ट में शामिल करोगे, या फिर ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट होगी? ठीक है? ये क्वेश्चन बताइए। आपका बिजनेस किसी और चीज का है, आपने स्कूटर 2018 में बेचा, 20,000 आपको मिले, तो इट वुड बी योर रेवेन्यू रिसिप्ट और योर कैपिटल रिसिप्ट। कमेंट में इसका जवाब मुझे जरूर दे दीजिएगा। तो चलो हम लोग बात करते हैं अबाउट द गवर्नमेंट बजट। हम लोग इसको दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, वन इज देम इज अ कैपिटल बजट, मीन्स जो आपकी कैपिटल रिसीप्ट कैरी करता है। आपकी कोई कंपनी है, आपने इसको बेच दिया, एंड दैट इज द थिंग नॉन एज डिसइन्वेस्टमेंट। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, आपने उसको डिस कर दिया, मतलब आपने उसको सेल कर दिया। आए दिन तो नहीं सेल कर रहे हो ना, आप वंस इन वाइल कर रहे हो वो चीज। आपने लोन उठा लिया कहीं से, गवर्नमेंट, आपने जो क्या बोलते हैं इनको, बिजनेसमैन होते हैं, आपने इनसे ले लिया, किसी दूसरी कंपनी से ले लिया, कहीं से भी ले लिया, किसी कंट्री से आपने ले लिया, लोन ले लिया, फॉरेन गवर्नमेंट की रिजर्व है आपके पास। ठीक है? तो ये सारी आपकी क्या होगी? कैपिटल बजट में शामिल होंगी। एंड इसके साथ रेवेन्यू में वो सारी चीजें जो आप एवरी मंथ कर रहे हो, या डे बाय डे रूटीन में आपको रिसीव या एक्सपेंड कर रहे हो। ठीक है? तो हम लोग रेवेन्यू बजट के बारे में बात करेंगे। एक आप इसको रिसिप्ट में डिवाइड करते हो, एक आप एक्सपेंडिचर में करते हो। अब रेवेन्यू के केस में रिसिप्ट आपकी कैसी हो सकती है? जैसे कोई भी टैक्स आप इसमें रखते हो, ठीक है? आप टैक्स के केस में ये डायरेक्ट टैक्स भी रहता है और इनडायरेक्ट भी रहता है। ठीक है? जैसे कि जीएसटी हो गया, या डायरेक्ट की बात करें तो इनकम टैक्स हो गया, राइट? एंड जीएसटी, या फिर दूसरे एक्साइज और कस्टम वगैरह, दूसरे काफी सारे टैक्स आपके इसके अंदर शामिल होते हैं। नॉन टैक्स, आपने गुड्स बेचे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डिविडेंड मिला है, प्रॉफिट हुआ है, किसी कंपनी में प्रॉफिट हुआ है, इंटरेस्ट है, कोई ग्रांट मिली है आपको, ये सारी चीजें आपकी नॉन टैक्स में आ जाती हैं। यानी कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट, हर महीने की कमाई है ये। एक्सपेंडिचर कैसे? अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ था तो उस पे इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, अब जैसे उज्ज्वला योजना के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी है, फार्मर्स को सब्सिडी देनी है, ये उनके खर्चे तो हैं, सो वो चीज आ जाएगी। ठीक है? ग्रांट देनी है, वो भी आपकी किस में आ जाएगी? एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग कैपिटल की बात करते हैं, तो आप इसको बस इतना ट्रीट करो कि फॉर ईयर के लिए केस में आप इसे बात करते हो, एक साल या उससे ज्यादा के जो भी खर्चे या रिसिप्ट होते हैं वो कैपिटल बजट में आते हैं। फाइन। कैपिटल रिसिप्ट, आपने पैसा उठा लिया कहीं से, ठीक है? आपने मार्केट से पैसा उठा लिया, या फिर कुछ किसी और तरीके से आपने डिसइन्वेस्टमेंट करी, आपने लोन लिया, या आपने किसी को लोन दिया हुआ था तो रिकवरी हो गई, ये सारे आपके रिसिप्ट आ जाएंगी, कैपिटल रिसिप्ट आ जाएंगी। एक्सपेंडिचर, आपने कोई रोड बनाया, कोई कंपनी बनाई, ठीक है, कोई ब्रिज बनाया, आप आए दिन तो नहीं ब्रिज बना रहे हो ना, वो वाली चीज। लेकिन आप इसमें दो सेक्शन में से डिवाइड करते हो, वन ऑफ देम इज अ प्लान एक्सपेंडिचर, सेकेंड वन ऑफ देम इज अ नॉन प्लान।
प्लान करते हो, जब बजट में आप लोग प्लानिंग करते हो कि भाई हाँ हाँ ये खर्चा मुझे करना पड़ेगा। नॉन प्लानिंग में जो सडनली एक्सपेंसेस आ जाते हैं, सपोज फ्लड आ गई किसी जगह पे, है ना, तो आपको पैसा देना पड़ेगा वहां से निकाल के, तो दैट इज योर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कोई कंपनी का दिवालिया हो गया, आपको उसको रिकवर करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। फाइन, चलिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट के संविधान से रिलेटेड। आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द लिखा गया है और बजट नहीं है, बट वो बात बजट की ही करता है। मेनली आप यहाँ पे दो बिल पढ़ते हो, वन ऑफ देम इज अ फाइनेंस बिल एंड सेकेंड वन ऑफ देम इज अ एप्रोप्रिएशन बिल। क्या है दोनों बिल, किस बारे में बात करते हैं, आगे देखेंगे। तो चलिए अभी तक इतना समझ लो। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, यानी कि हर साल गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। चलो इससे जुड़ा हुआ भी एक फैक्ट आप लोगों को मैं बता देती हूँ, जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ फैक्ट है। जॉइंट सिटिंग यानी कि बजट पेश करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, बट उससे पहले जो गवर्नमेंट होती है, रूलिंग गवर्नमेंट होती है, जिसको बजट पेश करना होता है, वो प्रेसिडेंट साहब को कहते हैं कि भाई प्रेसिडेंट साहब मुझे आज बजट पेश करना है। ऐसे ही नहीं किसी भी दिन बोलते हैं। एक चीज याद रखना, 28 को पहले होता था, बट अभी 1 को हो रहा है। ये डिसीजन कौन लेता है? प्रेसिडेंट ही लेते हैं। ठीक है, तो एक जस्ट फॉर्मेलिटी है कि गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि भाई आज हमें बजट पेश करना है, तो आप ज्वाइंट सीटिंग बुला लीजिए, कन्वीन कर लीजिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब कन्वीन करेंगे, यानी कि लेजिस्लेचर को बुलाएंगे, लोकसभा को भी और राज्यसभा के भी, और जब ज्वाइंट सीटिंग होगी तो फाइनेंस मिनिस्टर अपने जो बजट बनाया है उन्होंने उसको सारा पेश कर देंगे। ठीक है, ओके। कमेंट में आप मुझे ये भी बताइएगा, क्या जिस दिन बजट पेश किया जाता है, पेश करते हैं, क्या डिस्कशन उसी दिन स्टार्ट हो जाती है या बीच में डिसरप्ट करती है अपोजिशन या रूलिंग गवर्नमेंट? बीच में ही बातें करती है या बाद में कभी करते हैं? चलिए, तो ये बात समझ में आई। हर फाइनेंशियल ईयर आर्टिकल 112 में ये चीज लिखी गई है कि भाई हर फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल से लेके मार्च तक ये इंप्लीमेंट होता है। फाइन, और इसी को ही आप लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हो। क्लियर हो गया सबको? चलिए, अब ठीक है, आपने अपनी कमाई और अपने खर्चे गिनवा दिए, अपोजिशन को, पब्लिक को गिनवा दी, लेकिन मनी कहाँ है इन सब चीजों में? पैसा कहाँ है? जो रिसीव हुआ था वो कहाँ गया, कहाँ कहाँ से खर्च करोगे, वो बात भी तो आती है। आप अब गवर्नमेंट मनी को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हो। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसका लेखा आर्टिकल 266 में लिख किया गया है। एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267 में लिखा हुआ है। एक है पब्लिक अकाउंट 266, ये भी आपका इसी में ही शामिल है। ठीक है, पब्लिक का पैसा, जो पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक से आया हुआ जो भी पैसा होता है वो आप इसके अंदर शामिल करते हो आर्टिकल 266 में। और इसमें से जब भी आपको खर्च करना है तो आपको पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, यानी कि आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही अगर कभी पैसा खर्च करते हो तो आपको यहाँ पे पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। बट इन द केस ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जब आप इसकी बात करते हो अंडर द आर्टिकल 266, यू नीड द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। आपको पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए, यानी कि यानी कि बिल पेश करना होगा। अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से 10 रुपए विड्रॉ करने हैं तो पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा, और पार्लियामेंट में जब ये अप्रूवल मेजोरिटी से मिलेगा तो आप उसकी वो तिजोरी खोल के 10 रुपए ले सकते हो। ठीक है, इसके साथ कंटिजेंसी की बात करें तो कंटिजेंसी और इमरजेंसी वर्ड रिलेट कर रहे हैं ना, वही है। अगर कोई अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है, आपने एज्यूम नहीं किया था बट वो साल भर में एक्सपेंडिचर आ गया। 2019 का जो बजट आया था, सरकार ने एज्यूम थोड़ी किया था कि कोविड आ जाएगा, बट आ गया।
यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जिसके बारे में सरकार ने नहीं सोचा था, बट उस साल के अंदर वो खर्चा आ गया, इमरजेंसी हो गई, सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, कोई डिजास्टर हो गया, कोई डिफेंस अटैक हो गया, है ना, किसी वॉर हो गई, कोई भी ऐसी चीजें अगर होती हैं तो उससे जुड़ा हुआ जो भी खर्च होता है वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से होगा। आई होप इट विल बी क्लियर टू एवरीवन। नहीं होता है तो आप मुझे बता सकते हो। तो कंसोलिडेटेड में जो भी रेवेन्यू आते हैं वो आप इस अकाउंट में क्रेडिट कर दो, और जो भी आप खर्चा करते हो वो वहां से डेबिट कर दो। ठीक है, बट एक चीज याद रखना, बिना पार्लियामेंट के, बिना बिल के पास किए हुए आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते, ना डाल सकते। तो आपको हर टाइम पार्लियामेंट की परमिशन या बिल पास कराना होता है। इसीलिए जब बजट पेश होता है ना, अब जब बजट पेश किया जाएगा तो अभी एक अप्रोप्रिएशन बिल भी लेकर आया जाएगा, और उसी अप्रोप्रिएशन बिल के तहत उसी के बोल दिया जाएगा कि भाई लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, आप मुझे पूरे साल के लिए 100 रुपीज दे दो, मैं आपसे बार बार 10-10 रुपए नहीं लूंगा। ठीक है, सो दैट इज योर अप्रोप्रिएशन बिल, कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकालने के लिए मुझे इजाजत दे दी जाए। गॉट इट? चलो, इमरजेंसी फॉर द अनफोर्सीन सर्कमस्टांस बता दिया मैंने आपको। पब्लिक अकाउंट में बैंकिंग से जुड़े हुए ट्रांजेक्शन वगैरह इसके अंदर होती है, एंड यहाँ पे पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती। प्रोविडेंट फंड का डिपॉजिट, डिपार्टमेंट डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों के जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, आर्टिकल 265 भी एक है, provide that no tax shall be levied or collected except by authority of law। यानी कि अगर आपने कोई टैक्स लगाना है, कोई टैक्स लो बनाना है, अगर टैक्सेशन करना है तो आपके लिए उसको भी पार्लियामेंट की जरूरत, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बस 265 ये और कहता है, बाकी तकरीबन चीजें सेम है। अब क्या बजट एक बस ये बता दी जाते, एक परफॉर्मर बनाते हैं कि भाई इस साल मेरे 100 रुपए कमाए और खर्चा मैंने 150 का कर दिया, ये लो 50 रुपए दे दो, मेरी जेब से खर्च हुआ है। ऐसा तो नहीं होता ना। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो 2-4 दिन पहले नहीं, कई महीनों पहले बजट बनाने की तैयारी कर देते हैं, और एक डॉक्यूमेंट नहीं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं। जैसे कि एक होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 में डिमांड फॉर ग्रांट होती है, एप्रोप्रिएशन बिल अभी मैंने आपको समझाया, फाइनेंस बिल। चलो इन दोनों का मतलब कर लें। देखिए, फाइनेंस बिल का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ये बताएगी, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो ये बताएगी कि भाई इस पर्टिकुलर ईयर में मुझे एक XYZ स्कीम बनानी है, जिससे उसके बेनिफिट्स भी गिनवाएंगे, जिससे फार्मर्स को, पीपल को, सबको बेनिफिट होगा, और उस स्कीम में मुझे 10,000 रुपए जो है वो लगेंगे। ठीक है, फाइनेंस बिल में उस स्कीम का एक तरीके से अप्रूवल लिया जाता है, बस ये बताया जाता है कि भाई ये स्कीम के लिए इतना पैसा चाहिए, ये स्कीम के लिए उतना पैसा चाहिए, वो चीज होती है फाइनेंस बिल। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट होती है, सबको पेपर दे दिए जाते हैं, भाई ये पर्टिकुलर चीज अगर आपको यस लगती है तो साइन आप लोग कर दीजिए, अदरवाइज थोड़ा बहुत मुद्दा उठाना, बट अभी नहीं, बाद में। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्रपोजल होते हैं इसमें, गवर्नमेंट पूरे साल भर के लिए करती है। और अप्रोप्रिएशन बिल, जैसे मैंने आपको बताया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जब पैसा निकालने की बारी आएगी तो भी एक बिल पेश किया जाएगा इन फेस ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के सामने, कि भाई CFI से मुझे 50,000 पैसा चाहिए, 10,000 इस स्कीम के लिए, 25,000 उस स्कीम के लिए, ऐसे करके। ठीक है, जब आप हर एक फाइनेंशियल प्रपोजल ले रहे हो, सो दैट इज योर फाइनेंस बिल, बट ट्रेजरी से निकालने की जब आप डिमांड कर रहे हो, दैट इज योर अप्रोप्रिएशन बिल, कि भाई अब अप्रूव कर दो। सबको क्लियर हो गया है? सो मुझे जल्दी से बता दीजिए। नाउ द थिंग, कि आप बजट इनैक्ट करते हो। हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे स्पेशली बताने वाली थी, कि हम लोग बजट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हम ये देखते हैं, हम लोग मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, एग्जैक्टली वो तैयार कैसे करते हैं बजट। पहले वो लास्ट ईयर का एनालिसिस करते हैं,
लास्ट ईयर के बारे में बताते हैं कि भाई पिछले साल मेरा ये रेवेन्यू था और मेरा ये एक्सपेंडिचर था। ठीक है, पिछले साल लास्ट ईयर का जो भी था वो चीज यहाँ पे बताते हैं जो एक्चुअल में था, व्हाट वाज द एक्चुअल। ठीक है, इस साल का मैं एस्टिमेशन लगा रहा हूं कि इतना लगा रहा हूं या लगा रही हूँ जो भी है कि भाई मेरे इतने रेवेन्यू होंगे और मेरा इतना एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एस्टिमेट किया जाता है। ये मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपोजिट कर दिया, बट आप लोग समझ जाना, रेवेन्यू क्रेडिट होते हैं, एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं। ठीक है, एस्टिमेट करते हो ना, ऑब्वियसली आप फ्यूचर के बारे में तो आप अनुमान ही लगा सकते हो। हमें नहीं पता ना 2022 में क्या क्या होने वाला है, तो यू आर डूइंग द एस्टिमेशन। तो वही चीज है, बजट में भी इस साल का एस्टिमेट लगाया जाता है। एंड थर्ड चीज होती है इकोनॉमिक एनालिसिस। इसी के बिहाफ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, पिछले साल और इस साल के एस्टिमेशन के बिहाफ पे इकोनॉमिकली एनालिसिस करते हैं और फिर ये बताते हैं, एक आउटले तैयार करके लेकर आएंगे। ही शी विल बी फ्रेम अ आउटले कि भाई पर्टिकुलर सेक्टर में मुझे इतना पैसा लॉट करना है, बी सेक्टर में मुझे इतना पैसा लॉट करना है, सी में मुझे इतना करना है। सो दैट इज द थिंग कि 3 सेक्शन के हिसाब से एनालिसिस होता है। लास्ट ईयर, एस्टिमेशन ईयर, मतलब एस्टिमेट प्रेजेंट करंट ईयर का, एंड देन द इकोनॉमिक एनालिसिस। गॉट माय पॉइंट? चलो, इसके बाद बजट को इनेक्ट किया जाता है, पार्लियामेंट के सामने सबसे पहले रखा जाएगा एक डेट जो फिक्स करते हैं प्रेसिडेंट साहब। अब प्रेसिडेंट साहब ये नहीं कहेंगे कि चलो भाई 25 जुलाई को कर लो, 18 अगस्त को कर लो, ऑब्वियसली नॉट। लिखा गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा कि भाई पहले हम लोग 28 फेब को करते थे, बट क्योंकि समय बहुत कम मिलता था एनालिसिस और डिबेट के लिए, इसलिए अभी ये जो डेट है वो 1 फेब कर दी गई है। ठीक है, सो 31 जनवरी से लेके 8 या 9 फेब तक डिस्कशन चलती है, जिसमें 31 फेब को इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा और फिर 1 फरवरी को आपको बजट पेश किया जाएगा और उसके कुछ दिन का रिलैक्स करा जाएगा, सबको बजट की कॉपी दे दी जाएगी, अपोजिशन को भी और रूलिंग गवर्नमेंट को भी, कि भाई इस बार इतना इतना पैसा होगा। वो लोग अपनी डिबेट तैयार करके लाएंगे और 7-8 तारीख को फुल्ली बढ़िया वाली डिबेट करेंगे। ठीक है, वो सुनने में भी अच्छी लगती है, सुनिएगा भी जरूर। तो चलो, प्रेजेंट होता है पहले बजट, फिर जनरल डिस्कशंस होती है, उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट की कमेटी होती है, जैसे हाउस हाँ हेल्थ के लिए हो गई, बैंकिंग सेक्टर के लिए हो गई, इन्वेस्टमेंट के लिए हो गई, अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कमेटीज होती हैं, फिर वो उसको स्क्रटनी करती हैं, भाई हमें इतना पैसा मिला, हमें इतना पैसा मिला, वो वाली चीज होती है। एंड आता है वोट ऑन डिमांड फॉर द ग्रांट। ठीक है, इसमें एक्सक्लूसिव राइट होता है, एक्सक्लूसिव किसके पास? लोकसभा के पास। ठीक है, क्या चीज है ये? लोकसभा ओनली कैन वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट एंड नो वोटिंग इज अलाउड ऑन द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड एमपी रिडक्शन ऑफ ग्रांट अलाउड कट मोशन। ये कुछ ये होती है कि अगर आपको ग्रांट अलग से चाहिए है पर्टिकुलर मतलब किसी भी चीज के लिए, तो यहाँ पे वोट की जाती है। ठीक है भाई, हमें इतना अलग से पैसा एज अ ग्रांट के रूप में चाहिए। ठीक है, इन दैट केस लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव राइट होते, राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर वाली बात होती है, लोगों के लिए बात होती है, इसलिए। ठीक है, चलो, एंड द लास्ट और जो फाइनल सेक्शन होता है पूरे बजट का, दैट इज योर अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल। प्लीज बी रिमेंबर, फाइनेंस बिल में आपसे प्रपोजल लिए जाते हैं कि हर एक स्कीम में इतना पैसा है, अप्रोप्रिएशन में अप्रूवल लिया जाता है। फाइन, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट। ठीक है, क्या होता है इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट? जब आप 2016 से पहले जो भी बजट पेश होता था, तो हर बजट के साथ वोट ऑन अकाउंट होता था, एक वाइड उसमें होता था। ठीक है, लेकिन अभी हर बजट के साथ नहीं होता, किसी स्पेशल ईयर्स में होता है, जैसे कि इलेक्शन ईयर हो गया तब होता है। ठीक है, एक चीज आप याद करना, यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ अलग से सम सफिशिएंट पैसा डिमांड कर रही होती है ताकि गवर्नमेंट कुछ और एक्सपेंडिचर कर सके।
क्योंकि भाई इलेक्शन का साल है। अगर लोगों को डेवलपमेंट या खर्चे नहीं दिखेंगे तो कैसे हमें वोट करेंगे, है ना। तो ये होता है भाई 2 महीनों के लिए, 2 मंथ्स के लिए। इसके केस में क्या होता है, वाटर अकाउंट के केस में जो गवर्नमेंट होती है वो कहती है कि हमें कुछ और पैसा दे दो फॉर द 2 मंथ, 2 महीने हमें एक्सपेंडिचर इनकर करना है, इसलिए मैं सिर्फ एक्सपेंडिचर बोल रही हूँ। ठीक है। इंटरिम बजट होते हैं अलग। इंटरिम बजट आप कुछ शॉर्ट टाइम के लिए बना रहे होते हो। इंटरिम बजट के केस में मान लो इस साल लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि ये सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। इसलिए जो अभी 2-3 महीने होंगे नए इलेक्शन होने में, और अभी का जो समय है 2-3 महीने होंगे, तो उस समय के लिए बजट पेश किया जाता है, जहां पे आप रिसीप्ट भी दिखाते हो और आप एक्सपेंडिचर भी दिखाते हो। ठीक है, दोनों साइड आप दिखा शो करते हो। बट इन द केस ऑफ वाटर अकाउंट आप सिर्फ एक्सपेंडिचर शो करते हो। क्लियर कि नहीं, बोलो। नाउ एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज अ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट मतलब होता है कि नुकसान होना। सपोज यू आर अर्निंग द 100 rupees and you are spending the 130 rupees. How much? 130 rupees. So the difference between these two data is 30 rupees, and the 30 rupees is your deficit. आपकी पॉकेट में आए पैसे 100 rupees, बट आपने खर्चे कर दिया 130 रुपए का। जो ये 30 रुपए है, ये क्या हुआ, इस महीने आपने ज्यादा खर्च कर दी, वो है आपका डेफिसिट। ठीक है। फिस्कल का मतलब क्या है, फिस्कल जो शब्द आया वो आया फिस्क से। फिस्क का मतलब होता है गवर्नमेंट की ट्रेजरी, गवर्नमेंट की खजाना, उसमें 30 रुपए का नुकसान हुआ है। दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट। when your expenditure override from your receipt, it will be known as a fiscal deficit. अब बात आती है, ये आप पढ़ भी सकते हो कि टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट वगैरह वो सब चीजें आप लोग पढ़ सकते हो। अब बात ये आती है जो फिस्कल डेफिसिट है। अब बात करते हो फिस्कल डेफिसिट के केस में, आप ये बताते हो कि भाई इस साल मेरा फिस्कल डेफिसिट हुआ 5%, लेट्स से 5%। ठीक है। बट व्हाट ऑफ 5%, किसका 5%? दैट इज योर जीडीपी। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट हमेशा किसका होता है, जीडीपी का होता है। ठीक है, तो दैट इज अ थिंग, वो वाली चीज है। अब एक और सवाल हमारे माइंड में आता है, चलिए भाई आपने 100 रुपीज कमाए बट आपने खर्च कर दिए 120 रुपए। 20 रुपए कहाँ से आए आपके पास, कहाँ से लिए? दैट इज द थिंग, आपने लिए कहाँ से? हो सकता है आपने बोरो कर लिए, अपने फ्रेंड से ले लिए। बट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट आप प्रिंट भी कर सकते हो मनी, या आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, या कुछ और। अब आपने अपने फ्रेंड से पैसा लिया, फॉरेन कंट्री से पैसा लिया, तो क्या उन्हें देना नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली वो तो मांगेगा, है ना। तो यहाँ पे आपने लोन लिया है, लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों ही आपको देने पड़ेंगे। इन फ्यूचर के लिए नुकसान है, तो मतलब डेफिसिट तो हुआ ही। प्रिंट कर सकते हो मनी। अब मैंने ये, चलो 5% इज वेरी स्मॉल अमाउंट, मैंने ये कह दिया कि भाई 60% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट हुआ है, तो क्या हम लोग अंधाधुंध पैसा प्रिंट कर सकते हैं? मतलब अनलिमिटेड, कोई रोक टोक ही नहीं है, कितना भी पैसा, हम तो सरकार है भाई, पेड़ पैसे पे उगते नहीं है बट उगा लेंगे, वो वाली चीज कर सकते हैं? नहीं। बिकॉज अगर हम लोग बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करेंगे तो इससे इन्फ्लेशन हो जाएगा, और अगर हम लोग इतना सारा करेंगे तो हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा, आपकी इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी, हर चीज के दाम आसमान छूने लगेंगे। ठीक है, और इन्फ्लेशन से तो फिर बहुत ही चीजें हो जाती है। या फिर आप लोग डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, आपने जो पिछले साल कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई थी आप उसको बेच दो। तो वो चीज होती है कि कैसे आप लोग फिस्कल डेफिसिट से ओवरकम करते हो, कैसे उसे बचते हो, निजात पाते हो। ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, कितना भी आप फिस्कल डेफिसिट नहीं कर सकते। मैंने बोला कि आप 5% करो, आप 60 करो, आपके हाथ में, सरकार अपनी कर लेंगे भाई, नहीं। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट बना था 2003 के अंदर, जहां पे गवर्नमेंट पर बंदिशें लगाई जाती हैं,
गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में रहना होता है कि भाई आप फिस्कल डेफिसिट करोगे तो आपको चेक करना होगा, यानी कि आप कंट्रोल में आपको पैसा खर्च करना होगा। ठीक है, सपोज आपकी अर्निंग 100 रुपीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पेंडिंग 250 कर लो, हद से हद आप 160 कर लो, 140 कर लो। गॉट माई पॉइंट? वो वाली चीज है। तो एफआरबीएम एक्ट के बारे में जाने तो अगस्त 2003 में ये पेश हुआ था और लिमिटेड किया गया था फिस्कल डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी का। और यहाँ पे अगर हम बात करें, आप प्रिंट करते हो मनी तो इन्फ्लेशन भी आता है, और अगर इन्फ्लेशन हो गया तो फिर आरबीआई भी आएगा सामने उठ के। आरबीआई क्या कहेगा गवर्नमेंट को, भाई आपको समझाया था कि ±4% ही आपको इन्फ्लेशन रखना है, मतलब 2 से लेके 6 लेवल तक ही आपको इन्फ्लेशन रखना है, और ये सिचुएशन हो गई है 12%, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर कई दिक्कतें सामने आएंगी, इसीलिए बहुत ज्यादा हम लोग मनी भी प्रिंट नहीं कर सकते। फाइन, कुछ मेन हाइलाइट्स चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी है, अब हम लोग कुछ कीवर्ड समझ लेते हैं बहुत जल्दी करके। पहला आता है बजटरी डेफिसिट। डेफिसिट मतलब नुकसान या खर्चे ज्यादा इनकम का। बजटरी डेफिसिट आपका एक्सपेंडिचर आप ज्यादा शो कर रहे हो, आप रेवेन्यू कम शो कर रहे हो, वो वाली चीज बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, यू आर स्पेंडिंग मोर मनी पर्टिकुलर ईयर इंस्टेड ऑफ अर्निंग, है ना, तो वो वाली चीज हो गई। अब जैसे हम लोग कोविड का समय ले रहे हैं, है ना, अब कोविड के समय में हमारी रिसोर्सेज, जो हमारे अर्निंग के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारी जो कंपनीज हैं वो बंद हैं, क्लोज हैं। ठीक है, कोई इंटरनेशनल से कोई हमें इनकम नहीं हो रही, कोई टूरिज्म से इनकम नहीं हो रही, या कोई खास टैक्स हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि भाई सबके ही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बंद है तो टैक्स भी कैसे पे करेंगे। तो हमारी इनकम हो रही है सपोज 1000 रुपीज, बट हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है हेल्थ सेक्टर में कितना सारा पैसा, है ना, एजुकेशन में ऑनलाइन सब सबको अवेलेबल हो रही है। घर बैठे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज है सैलरी तो मिल रही है बट ऑफिस बंद है, काम नहीं हो रहा है बट सैलरी पे करनी पड़ रही है। हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं 2500, तो ऑब्वियसली दैट विल बी योर बजटरी डेफिसिट, है ना, तो वो चीज होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हो तो हम लोग बॉर्डर पे चले जाते हैं, सरहद पे चले जाते हैं। यहाँ पे बात आती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई, यानी कि एक वर्ड हमेशा याद रखो आप, वट एवर यू एक्सपोर्ट मीन्स यू आर अर्निंग, वट एवर यू इम्पोर्ट मीन्स यू आर स्पेंडिंग। ठीक है, यानी कि जब आपके इंपोर्ट बढ़ जाए और आपके एक्सपोर्ट कम होने लगे, आपके खर्चे बढ़ जाए, आपकी इनकम कम हो, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल होता है। क्या होता है? अनफेवरेबल। और इसके अपोजिट में जब आप इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट यानी कि कमाई ज्यादा करो तो फेवरेबल होता है। तो आपको अपनी पेमेंट को भी बैलेंस करके चलना होता है। सेंट्रल प्लान आउटले का मतलब होता है कि आपके पास जो भी रेवेन्यू है, जो भी चीजें हैं, आप हर सेक्टर में कितना कितना पैसा अलॉट कर रहे हो। जैसे कि गवर्नमेंट ये कहती है भाई हेल्थ सेक्टर में इस बार हम लोग 27% देने वाले हैं, एजुकेशन में हम लोग 16% डालने वाले हैं, वो होता है सेंट्रल प्लान आउटले। कंसोलिडेटेड बजट मतलब आपको एक यूनिफाइड बजट बनाना होता है, हर एक्टिविटीज को लेकर आपको बजट तैयार करना होता है, हर सोर्स को आपने इसमें काउंट करना होता है। डेट का मतलब होता है लोन, जो गवर्नमेंट को पे करना है, कि गवर्नमेंट की कितने लोन है, कितने लेने वाली है, वो सब चीजें। डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब होता है एक काइंड ऑफ फॉर्म होता है, यानी कि आप पर्टिकुलर ईयर में कितना पैसा डिमांड करोगे, वो वाली चीज होती है। इस इन्वेस्टमेंट का मतलब यू आर लिक्विडेटिंग योर एसेट। आपके पास गोल्ड है, ठीक है, बट गोल्ड को आप मनी में कैसे कन्वर्ट करोगे? कैश में। जब आप गोल्ड को बेच दोगे, सुनार के पास जाओगे, आप उसे सेल कर दोगे, फिर अब वो आपको मनी देगा, यानी कि यू आर लिक्विडेटिंग योर गोल्ड, है ना, यू आर लिक्विडेटिंग योर एसेट। वो आपका क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट। आपने कोई घर खरीदा हुआ था, आपकी इनकम से बचा बचा के आपने घर खरीदा हुआ था, पर जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने उसे बेच दिया, आपने अपने घर को पैसे में कन्वर्ट कर लिया, मनी में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज योर डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म कर रहे हो। एक्सपेंडिचर समझ गए, गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन भी होती है, खर्चे करने पड़ेंगे भाई, नहीं करोगे तो अगले 5 साल के वे 5 साल भी नहीं चलोगे, है ना।
चाहे आप कैश में करो चाहे आप चेक में करो, दैट इज योर विश। ये डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मामला है तो भाई करना ही पड़ेगा। एक्सपेंडिचर बजट में आप दो साइड शो करते हो, वन इज योर प्लान एक्सपेंडिचर, अदर वन इज योर नॉन प्लान, कि भाई इतना हमने प्लान किया था, इस साल हम लोग 100 रुपीज खर्च करेंगे, नॉन प्लान मतलब 200 रुपीज ऐसे ही हो गया। ठीक है, दैट इज द थिंग। एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल या एक्स्ट्रा बजटरी, भाई बजट से हटके भी कुछ और पैसा चाहिए होता है, वो ये होता है। एक्सपेंडिचर प्रोफाइल वही है, कुछ खास अलग नहीं है। फाइनेंस बिल मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आर्टिकल 110 में शामिल है। पॉलिटी पढ़ोगे तो फाइनेंस बिल दो तरीके के मिलेंगे, एक जो टैक्स से रिलेटेड होगा और एक जो नॉन टैक्स से रिलेटेड होगा। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी बताई जाती है कि भाई पर्टिकुलर ईयर में आपकी क्या पॉलिसीज रहेंगी, आप कितनी इनकम अर्न करोगे, कितना खर्चा करोगे, वो एक पॉलिसी यहाँ पे बताई जाएगी। पर्टिकुलर ईयर में कितना आप टैक्स कलेक्टेड मनी रखोगे, कितनी आप लोग लेंडिंग करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, वो एक फिस्कल पॉलिसी होती है। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट पता है, एनवेलप पता है, पॉलिसी फिस्कल ईयर मतलब जो 12 महीनों को एक साल हो गया। जीडीपी का मतलब होता है एक देश की सीमा में रहकर जो भी चीज बनी है, फाइनल जो गुड रेडी हुआ है, वेदर इट इज मेड बाय इंडियन और फॉरेनर, उसका जो फाइनल वैल्यू है ना, वो आपकी जीडीपी में शामिल होती है। हाउस होल्ड इनकम, घर से इनकम टैक्स आपकी इनकम पर, इन्फ्लेशन महंगाई, कितना प्राइस ऑफ गुड्स एंड वो सब चीजें हो रही हैं। जॉइंट अकाउंट, बैंक अकाउंट जो कि दो या दो से ज्यादा लोगों का जुड़ के खुलता है जैसे जॉइंट। लिक्विड एसेट, कितनी एसेट कैश में कन्वर्ट हुई है, बिकी है। क्वार्टरली रिपोर्ट, हर बार जो 3 मंथ की रिपोर्ट बनाई जाती है। रिसीव्ड बजट, वही सेम चीज, आप रिसोर्स बताते हो भाई कहाँ कहाँ से मेरी इनकम होने वाली है ना। टैक्स से मेरा इतना पैसा आएगा, नॉन टैक्स से इतना आएगा, इतना लोन दे रखा है वो रिकवर करेंगे हम लोग, ठीक है कि नहीं, वो सब चीजें। या हम लोग कोई डिफेंस की आइटम बेचेंगे किसी दूसरी कंट्री को, दीज आर ऑल द थिंग्स। ठीक है। सबवेंशन के लिए आप मार्केट रेट से कम रेट पर किसानों को या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लोन दोगे तो वो सबवेंशन स्कीम रहती है। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है जब आप लोग स्क्रैप से स्टार्ट करते हो, यानी कि आप लोग किसी पीछे वाले साल को, लास्ट ईयर को अपना बेस नहीं समझते, एंड यू आर बिगिनिंग फ्रॉम द जीरो लेवल। ठीक है। यानी कि इस साल मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि लास्ट ईयर मेरा कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, मैं आज के साल से एक नया ही बजट तैयार कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, मेरा जीरो बेस्ड बजटिंग हो जाता है। फाइन। ग्रांट इन एड और कंट्रीब्यूशन, हर जगह मैंने कितनी ग्रांट दी है, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे किया है, वो सब चीजें आ जाती है। रेवेन्यूज डेफिसिट, जो मंथली आपका रेवेन्यू होता था उसमें कितना नुकसान हुआ है। पब्लिक डेट, यानी कि मैंने जनता से कितना पैसा उठाया हुआ है, कैसे कैसे उठाते हो आप लोग, सिक्योरिटीज देकर, ओपन मार्केट ऑपरेशन देकर, है ना। ट्रेजरी बिल, यानी कि आपकी कुछ ऐसे बॉन्ड्स या आपकी सिक्योरिटीज होती है, जब लोगों को आप पर ट्रस्ट होता है एज अ गवर्नमेंट, तो आप अपनी सिक्योरिटी उन्हें देते हो और फॉर अ सम टाइम आप उनसे पैसा ले लेते हो। ठीक है। ट्रेजरी बिल को आप लोग डेटेड सिक्योरिटी भी बोलते हो, बिकॉज ये 91 डे और 182 डे का कुछ डेज स्पेसिफिक होती है इसलिए। बाकी ये जो स्कीम है मॉनेटरी से जुड़ जाती है। इंटरिम बजट, अभी कुछ फन फैक्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक होता है हलवा सेरेमनी, वो कहते हैं ना कि कुछ खाने से पहले कुछ मीठा हो जाए, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग हलवा सेरेमनी। जैसे कि ये 2 दिन पहले हो चुकी है, बजट आने वाला है परसों, अब ये 2 दिन पहले सेरेमनी हो गई है, कुछ मीठा हो रहा है। प्रिंट ऑफ बजट जब स्टार्ट होता है, करीबन एक हफ्ते पहले पार्लियामेंट में हलवा सेरेमनी होती है, सबको हलवा एक स्वीट डिश जो है वो दी जाती है, स्टाफ एंड और सब चीजों को। ठीक है। एक होता है इंटरिम बजट, बता चुकी हूं मैं। ब्लू शीट मतलब ब्लू कलर शीट कंटेनिंग द की नंबर एंड कंसिस्ट 100 पेजेस ऑफ द बजट डॉक्यूमेंट, ब्लू शीट होती है, कुछ खास नहीं है, एफएम से अलग सीक्रेट होता है, मतलब इस साल हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो सब चीजें। ठीक है। चलो, आई होप पूरे बजट कैसे पेश होता है, कैसे डिवाइड होता है, किस बेस पर हम लोग बताते हैं, क्या अपना रिसोर्सेज है, ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, कुछ कीवर्ड समझ में आए होंगे। सो लेट्स सी व्हाट कम इन दिस ईयर बजट। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो